तो में से बहुत कम बच्चे शायद मुझे जानते हैं, जो पुराने वही जानते होंगे। तो मैं आप लोगों को जूलॉजी पढ़ाऊँगा, ठीक है? और मेरा नाम हुआ डॉक्टर मोहम्मद सादिक हसन। और जूलॉजी में देखो, आपको क्लास 11 से शुरू करना है। और क्लास 11 का मैं लास्ट चैप्टर शुरू करूँगा, कौन सा? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब आपको इस चैप्टर में बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है? तो हॉर्मोन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? हॉर्मोन्स के बारे में। तो हॉर्मोन्स का सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ हॉर्मोन्स। अरे सुनो, जाबुद्दीन बोलने थे, पूछना मैंने चाय के लिए बोला था। सोर्स ऑफ हॉर्मोन्स क्या है भाई? ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन टिश्यू, डिफ्यूज इंडोक्राइन टिश्यू, नॉन इंडोक्राइन सेल्स। बताओ कौन है इनमें से? इनमें से कौन है सोर्स ऑफ हॉर्मोन्स? बोलो। ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन टिश्यू, डिफ्यूज और इंडोक्राइन टिश्यू, नॉन इंडोक्राइन सेल्स। कौन है? ऑल डीज थ्री। और ये सब। आंसर क्या है इसका? और अब आप बताओ, तो इसका मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज का मतलब, डिफ्यूज का मतलब, नॉन इंडोक्राइन सेल्स। देखो, तो डिफ्यूज इंडोक्राइन टिश्यू कहाँ कहाँ पे है? हार्ट में, किडनी में, जीआईटी में, लीवर में। ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन टिश्यू ग्लैंड कहाँ पे है? टिश्यू फाउंड इन और इंडोक्राइन ग्लैंड्स, फाउंड इन इंडोक्राइन ग्लैंड्स। और मिक्स ग्लैंड, मिक्स बैग में हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो कौन कौन से हैं, नाम बताइए? पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, हाइपोफिजियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज, प्लासेंटा। और कोई? ये सब क्या है? ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, हाइपोफिजियल, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज, प्लासेंटा। आप लोगों को लिख लेना चाहिए। इसमें कौन और कोई ग्लैंड बच गया? बोलो भाई। और कोई ग्लैंड बच गया? बोलो भाई। आई थिंक नो। अब नॉन इंडोक्राइन सेल्स फाउंड इन मेजोरिटी ऑफ टिश्यूज
and source of growth factor hormone. Growth factor is a hormone, but it is not a growth hormone. It is a different thing. It is a different thing. तो सवाल ये पैदा होता है कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है. हार्मोन सोर्स के लिख लीजिए आप. हाइपोफिजियल ग्लैंड इज अदर नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. हाइपोफिजियल ग्लैंड इज अदर नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. लिख लीजिएगा. हाइपोफिजियल ग्लैंड इज अदर नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. तो इंडोक्राइन सिस्टम बताओ क्या होता है. व्हाट इज इंडोक्राइन सिस्टम? The endocrine system are a system made by organized endocrine tissue and diffuse endocrine tissue, not non-endocrine cell. आपके बुक की बात है, मैं अपनी बात नहीं मन से नहीं बोल रहा हूँ. और क्या लिखते हैं? इंडोक्राइन सिस्टम मेड बाई या कंस्टिट्यूटेड बाई. तो क्या कहेंगे? डिफ्यूज इंडोक्राइन टिश्यू एंड नॉन इंडोक्राइन, डिफ्यूज इंडोक्राइन टिश्यू एंड ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन टिश्यू. ये आपके बुक में है. तो इंडोक्राइन सिस्टम made by नंबर ए. बस लिख लो ए क्या, मेड बाई. तो आंसर होगा ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन टिश्यू and diffuse endocrine tissue. अब आ जाओ diffuse endocrine tissues, organized endocrine tissues and diffuse endocrine tissue. अब आ जाओ, अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान से सुनिए. तो भले सोर्स ऑफ हार्मोन कहा जाए तो ये तीनों हैं, लेकिन इंडोक्राइन सिस्टम इन दोनों से, आपके बुक में ही लिखा होगा. अब ठीक है, सब हार्मोन है. तो इंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, इन दोनों का काम क्या है? न्यूरल सिस्टम मेड बाय न्यूरल टिश्यू, न्यूरल सिस्टम मेड बाय न्यूरल टिश्यू. तो व्हाट इज द फंक्शन, जॉइंट फंक्शन ऑफ न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम? What is the joint function of neural system and endocrine system? क्या joint function है बताइए. ये हो गया, लिख लिया. तो joint function of आप सबने पहले न्यूरल सिस्टम का पढ़ा होगा. न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है बताइए. एनीवन? दोनों एक साथ मिलके ही करता है. टू मेंटेन बॉडी इन अ होम्योस्टैटिक कंडीशन. होम्योस्टैटिक कंडीशन समझते हो? आप सब समझते हो होम्योस्टैटिक कंडीशन? होम्योस्टैटिक कंडीशन आप सब समझते हो? होम्योस्टैटिक कंडीशन, होम्योस्टैसिस समझते हो? होम्योस्टैसिस समझते हो? जैसे कि आपके बॉडी का जितने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, आपके बॉडी में एक पर्टिकुलर रेट से डाइजेशन हो रहा है, आपके बॉडी में एक पर्टिकुलर रेट से एक्सक्रीशन हो रहा है, आपके बॉडी में एक पर्टिकुलर थिंकिंग एबिलिटी है. उन सब को एक स्पेसिफिक स्टेट में मेंटेन रखना, उसको क्या कहते हैं? एक स्पेसिफिक स्टेट में मेंटेन रखना. कि पर मिनट हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होगा? 125 ml. हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस. तो उसको मेंटेन रखने का काम किसका है? न्यूरल सिस्टम. और उसको उसी स्टेट में मेंटेन रखने को क्या कहते हैं? कौन प्ले करता है रोल? न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम. तो कैसे कैसे तो न्यूरल सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम आपके बॉडी को होम्योस्टैटिक स्टेट में कैसे मेंटेन करता है? तो रेगुलेट करता है. क्या करता है? रेगुलेट करता है. क्या करता है?
रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है, दूसरा क्या करता है, सारे ऑर्गन को एक दूसरे ऑर्गन से कोऑर्डिनेट कराता है। क्या कराता है? और हमारे पूरे बॉडी को एज ए यूनिट काम कराता है, इंटीग्रेट कराता है, हमारे बॉडी को एक एज ए यूनिट वर्क कराता है। तो कंट्रोल या रेगुलेट, कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट द बॉडी ऑर्गन्स। हाउ दे परफॉर्म दिस? थ्रू, कहेंगे थ्रू कंट्रोल या रेगुलेट, कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट द बॉडी फंक्शन। टू कंट्रोल और रेगुलेट, कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट द बॉडी फंक्शन। इस तरह से ये हमारे बॉडी को किस स्टेट में मेंटेन रखता है? होम्योस्टैटिक स्टेट में। कंट्रोल या कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट द बॉडी फंक्शन। अब मैं बताओ, तो आपसे कहा था कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है और इंटीग्रेट क्या होता है। तो कंट्रोल का मतलब हमारा हर ऑर्गन किसके कमांड से काम करता है? नर्वस सिस्टम या इंडोक्राइन या दोनों के। नर्वस सिस्टम या इंडोक्राइन सिस्टम या दोनों के। हमारा एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है? तो थ्रू न्यूरॉन्स एंड हॉर्मोन्स, मतलब नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन। और पूरे बॉडी को एज ए यूनिट, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने के साथ साथ मैं चल भी रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है तभी तो बोल पा रहा हूँ, और मैं इसी दौरान सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ। तो पूरे बॉडी को एज ए यूनिट वर्क करा रहा है कौन? तो इन दोनों, ये दोनों कंट्रोल, कोऑर्डिनेट, इंटीग्रेशन। अब इस चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल। और इससे पहले वाले चैप्टर का नाम क्या है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कहोगे सर आप तो गलत बता रहे हैं कि सर कंट्रोल तो वर्ड ही नहीं है। कि देखो बिल्कुल ये बात हमने सही बताया है। एक्चुअल में क्या होता है ना, न्यूरल सिस्टम हैव ए ग्रेटर रोल इन रेगुलेशन और कंट्रोल। रेगुलेशन और कंट्रोल में किसका ज़्यादा रोल है? न्यूरल सिस्टम का। और इंटीग्रेशन में किसका ज़्यादा रोल है? इंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोन का। इसीलिए हम इस चैप्टर का नाम रख दिया है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इंटीग्रेशन में एज ए बॉडी को एज ए यूनिट वर्क करने में किसका काम है, रोल है? हार्मोन और इंडोक्राइन सिस्टम। और दोनों बॉडी में एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कोऑर्डिनेट कराता है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब समझते हो? लेमन लैंग्वेज में कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने आपसे कोऑर्डिनेट किया है कि इस बच्चे को बोलो कि अपना बाल मुड़वा ले, गंजा लगे, बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली नहीं कहा, क्यों? क्योंकि मैं इसको जानता नहीं। तो मैंने इससे कोऑर्डिनेट किया और ये इसको जानता है, तो फिर इसने अपना बाल मुड़वा लिया। समझो? तो मैंने अपने मैसेज को इस पे नज़दीक कैसे कन्वे किया? कोऑर्डिनेशन के थ्रू। किसके कोऑर्डिनेशन के थ्रू? इस बच्चे की। गॉट द पॉइंट? तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ मिल के कुछ काम करे, या एक ऑर्गन को किसी दूसरे ऑर्गन से कोई काम कराना हो तो किसी तीसरे ऑर्गन के थ्रू कराए, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन या फंक्शन ऑफ बोथ न्यूरल सिस्टम एंड इंटीग्राइन सिस्टम, बट मैक्सिमम कंट्रोल ओवर ऑल ऑर्गन बाई न्यूरल सिस्टम एंड मैक्सिमम इंटीग्रेशन परफॉर्म बाई इंडोक्राइन सिस्टम। तो सवाल ये पैदा होता है, और इंडोक्राइन सिस्टम किससे बनता है? तो इंडोक्राइन सिस्टम सिर्फ इन दोनों से बनता है। इसमें हम लोग इसको नहीं रखते हैं। किसको नहीं रखते हैं? ये वाले को। ये वाले को इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम नहीं रखते हैं, लेकिन दे आर आल्सो सोर्स ऑफ हार्मोन। अब आ जाओ, तो हार्मोन है क्या भाई? तो हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो हार्मोन क्या है? केमिकल है। हार्मोन्स क्या है? केमिकल्स है। हार्मोन्स क्या है? केमिकल्स है। किस तरह का केमिकल्स है? तो प्रोटीनिशियस हो सकता है, स्टेरॉयड हो सकता है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो सकता है, और आयोडीनेटेड हो सकता है। तो हार्मोन्स केमिकल्स है। हार्मोन्स क्या है? केमिकल्स है। और किस तरह का केमिकल है? तो पेप्टाइड या प्रोटीनिशियस है,
और स्टेरॉयड हो सकता है और अमाइनो एसिड डिराइव्ड हो सकता है और आयोडीनेटेड हो सकता है। आयोडीनेटेड हो सकता है। ये 4 तरह के केमिकल्स हैं। अब आपको हमारे हार्मोन्स का आप लोगों ने डेफिनेशन, हार्मोन पहले पढ़ा है 9th-10th में? व्हाट इज हार्मोन? 9th-10th में क्या पढ़ा है? व्हाट इज हार्मोन? कोई आपसे पूछो हार्मोन क्या है तो क्या बोलोगे? जो 9th-10th में पढ़ा है क्या बोलोगे? व्हाट इज हार्मोन? तो आपको पुराना जो ट्रेडिशनल या क्लासिकल डेफिनेशन है और एक रिसेंट डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन है हार्मोन का। हार्मोन के कितने डेफिनेशन है? 2 डेफिनेशन है, ट्रेडिशनल और क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। हार्मोन produced by endocrine glands transported distantly through blood, transported through blood, through blood and work on distant target organ. अब देखो, ये है एक ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड और यहाँ पे है एक ब्लड कैपिलरीज। क्या है? ब्लड कैपिलरी। और यहाँ पे है टारगेट स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड ट्रांसपोर्टेड डिस्टेंटली एंड वर्क ऑन तो यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये बताओ, आपके बुक में ये क्लासिकल डेफिनेशन भी है। इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज इनटू ब्लड, ये भी है, ये मैंने बताना। रिलीज, हालांकि कोई बताने, यहाँ डायग्राम में दिख ही रहा है, रिलीज इनटू ब्लड, रिलीज इनटू ब्लड, ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड एंड वर्क ऑन डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन। देखो आपके बुक में क्या लिखता है कि क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज इनटू ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। अब इसमें क्या ड्रॉबैक है ये बताओ। ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड क्या बताओ हार्मोन को कहाँ रिलीज कर रहा है?
ब्लड में कर रहा है या ब्लड से पहले यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहाँ पे कर रहा है? इंटर सेलुलर स्पेस में। कौन से स्पेस में? हमेशा किसी भी इंडोक्राइन ग्लैंड का सेक्रेशन पहले किस में आएगा? इंटर सेलुलर स्पेस में, और फिर इंटर सेलुलर स्पेस से कहाँ जाएगा? ब्लड में। तो पहला इसमें ड्रॉबैक क्या है कि हार्मोन रिलीज इनटू ब्लड नहीं, रिलीज इनटू इंटरसेलुलर स्पेस, और इंटरसेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड रहता है उसको क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड। तो पहला ड्रॉबैक क्या है कि हार्मोन, ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन यहाँ आता है, ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन। पहला, हार्मोन्स फर्स्ट रिलीज इनटू टिश्यू फ्लूइड। दूसरा, हार्मोन क्या सिर्फ इंडोक्राइन ग्लैंड से पैदा होता है या नॉन इंडोक्राइन सेल से भी पैदा होता है? नॉन इंडोक्राइन। तो दूसरा ड्रॉबैक क्या है? ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय नॉन इंडोक्राइन सेल्स, नॉन इंडोक्राइन सेल्स। तीसरा, देखो ये बताओ, यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरीज, यहीं पे है कौन सा? लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो क्या ये जो हार्मोन पैदा हुआ, क्या ये लिम्फेटिक कैपिलरी में नहीं जाएगा? यस जाएगा। एंड हार्मोन आल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू लिम्फ। तो तीसरा ड्रॉबैक क्या है? हार्मोन्स आल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू। नेक्स्ट, आल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड कर रहे हैं, लिम्फ, आल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू लिम्फ। खाली ब्लड नहीं बल्कि लिम्फ से भी, इससे लिम्फ से। समझ में आ रहा है ये बात? भाई यहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरीज है, तो लिम्फेटिक कैपिलरी से भी तो हार्मोन ट्रांसफर होगा ना, लिम्फ से भी, तो लिम्फेटिक वेसल से भी तो होगा ना। लिम्फेटिक कैप वेसल्स है और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है लिम्फ। तो खाली ब्लड से ही थोड़े, लिम्फ से भी और ब्लड से, दोनों जगह से। अब बताओ, मान लो ये टारगेट ऑर्गन यहाँ की जगह यहाँ पे है, यहाँ पे टारगेट ऑर्गन। तो ये बताओ, यहाँ पे इसको ब्लड, ये जो है ना यहीं से निकला, यहाँ से ये हार्मोन निकला यहीं से, और यहीं पे इसको वर्क कर दिया। तो हार्मोन क्या खाली डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन पे काम करता है या लोकली भी काम करता है? जहाँ पैदा हुआ उसके बगल में, जहाँ पैदा हुआ उसके। तो हार्मोन नॉट ओनली वर्क ऑन डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन बट ऑल्सो वर्क लोकली विदाउट ट्रांसपोर्टिंग थ्रू ब्लड और लिम्फ। विदाउट ट्रांसपोर्टिंग थ्रू, हार्मोन ऑल्सो वर्क लोकली, not only on distant target organ, not only on distant target organ, but also locally. Hormone also work on locally if target organ adjacent to endocrine gland. तो लिखेंगे next drawback, hormones also work locally, not only on distant target organ. अब आइए, और क्या काम है हार्मोन का? हार्मोन का कोई इसमें और कोई ये है, मतलब क्या कहते हैं, ड्रॉबैक? तो कई बार मान लो ये जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड है ना, ये है इंडोक्राइन ग्लैंड, इस इंडोक्राइन ग्लैंड्स में से क्या पैदा हुआ? हार्मोन। और ये हार्मोन इस इंडोक्राइन ग्लैंड से पैदा हुआ, ये हार्मोन, और पैदा होने के बाद अपना ही ऊपर काम करता है। बताओ हमारे बॉडी में एक एग्जाम्पल जो वही इस ग्लैंड पैदा कर रहा है वहीं पे काम कर रहा है।
एक इंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताओ जो एक स्पेसिफिक हार्मोन पैदा कर रहा है और उसी इंडोक्राइन ग्लैंड पे या उसी हार्मोन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर पे वर्क कर रहा है. गिव मी अ नेम ऑफ हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पेसिफिक ग्लैंड्स एंड दैट वर्क ऑन दैट ग्लैंड. टेस्टिस का नाम सुना है? टेस्टिस से क्या पैदा होता है? एंड्रोजन. और एंड्रोजन किस पे वर्क करता है? टेस्टिस पे. किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए. तो जरूरी नहीं कि दूसरे पे करे, खुद पे भी काम करता है. ओवरीज, ओवरीज से क्या पैदा होता है? एस्ट्रोजन. और एस्ट्रोजन किस में हेल्प करता है? ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट में. तो पैदा हुआ ओवरी से, काम कर रहा है ओवरी पे. तो हमेशा दूसरे टारगेट ऑर्गन का कोई जरूरी नहीं कि दूसरा टारगेट ऑर्गन हो, जो जिस ऑर्गन से पैदा हो रहा है उसी पे भी काम कर सकता है. तो नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है? हार्मोन कैन ऑल्सो वर्क ऑन हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स. दिक्कत? तो लिखिएगा, हार्मोन्स कैन ऑल्सो वर्क ऑन. नेक्स्ट ड्रॉबैक है, हार्मोन्स कैन ऑल्सो वर्क ऑन हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स. जैसे कि टेस्टिस, ओवरीज, इन सब उसी जिससे पैदा हुआ उसी पे वर्क कर रहा है. तो ये इसी वजह से क्लासिकल डेफिनेशन को कहा गया कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है. तो इसका कहा गया कि कुछ नया डेफिनेशन. तो वर्ल्ड इंडोक्राइन एसोसिएशन के मेंबर्स ने हार्मोन के नए डेफिनेशन पे काम करना शुरू किया और एट द एंड दे मेक अ यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन. तो व्हाट इज यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन या रिसेंट डेफिनेशन ऑफ, ये हो गया ना. तो रिसेंट डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स क्या है? एनीवन? रिसेंट डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, बोलो क्या है? व्हाट इज द रिसेंट डेफिनेशन ऑफ हार्मोन? एनीवन? देखो, तो रिसेंट डेफिनेशन है, hormones are non-nutrients chemical produced in trace amount and work as intercellular messenger. अब मैं इसके लिए एक डायग्राम बना के समझाता हूँ. और क्यों? क्योंकि उसी वही तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा. ये टेस्टिस है और टेस्टिस में बहुत सारे लोब्यूल्स है. यू शुड नॉट ड्रॉ दिस डायग्राम. उसमें बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं. हर एक लोब्यूल्स में क्या है? सेमिनी फेरस ट्यूबुल्स. ये भी आप सबको मालूम है. सेमिनी फेरस ट्यूबुल. और इसके सराउंडिंग यहाँ पे कौन सा सेल है? स्ट्रोमल टिश्यूज. कौन सा टिश्यूज? स्ट्रोमल टिश्यू. इन स्ट्रोमल टिश्यूज में ही होता है एक स्पेसिफिक सेल जिसका नाम है लीडिक सेल्स. कौन सा नाम है? लीडिक सेल्स. एंड लीडिक सेल से क्या पैदा होता है? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन. और ये टेस्टोस्टेरोन किस पे वर्क करता है? तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में अंदर में स्पर्म पे को बनाने में, स्पर्मेटोगोनिया पे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे, स्पर्मेटिड पे, सब पे वर्क करता है. तो इस सेल से मैसेज लेके दूसरे सेल में जा रहा है कि नहीं? तो एक सेल का मैसेज दूसरे सेल पे पहुंचा रहा है. तो वर्क एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर. हमेशा एक सेल से पैदा होगा और दूसरे सेल पे काम करेगा. भले एक ऑर्गन से पैदा होगा, उसी ऑर्गन पे काम कर रहा है, लेकिन दूसरे सेल पे कर रहा है या सेम सेल पे? दूसरे सेल पे कर रहा है या सेम सेल पे? बोलो भाई.
यहाँ पे पैदा किससे हो रहा है? लिरिक सेल से। और काम किस पे कर रहा है? स्पर्म बनाने में जो सेल इन्वॉल्व है, स्पर्मेटोगोनिया पे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड पे। तो वर्क एज ए इंटर सेलुलर, इंटर का मतलब दो सेल के बीच मैसेंजर के तौर पे। मैंने पैदा किया एंड्रोजन, वर्क किया इस पे, तो मेरा मैसेज इस पे लेके जा रहा है कि नहीं? मेरा मैसेज लेके जा रहा है कि? तो इंटर सेलुलर। दूसरा, हॉर्मोन्स आर केमिकल्स लेकिन नॉन न्यूट्रिएंट। ये बताओ, आप लोग खाना खाते हो तो मम्मी बोलती है ये खाओ, दाल खूब खाओ, गोश्त खूब खाओ, क्या इसमें प्रोटीन है? भाई मेरे, हार्मोन जो है, लेकिन क्या आप हार्मोन खाओगे तो आपको जो प्रोटीन मिलेगा वो आपके बॉडी में एनर्जी, ग्रोथ या रिपेयर कराएगा? नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। न्यूट्रिशन का वैल्यू का मतलब क्या होता है? द सब्सटेंस विच प्रोवाइड एनर्जी, द सब्सटेंस विच प्रोवाइड सबस्ट्रेट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ना तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ना ग्रोथ और रिपेयर के लिए कोई मटेरियल। तो ये न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है या नॉन न्यूट्रिशनल? तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल। दूसरा, वर्क एज ए इंटरसेलुलर। अब ट्रेस अमाउंट देखो, हमेशा हार्मोन जो है हमारे बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है, नैनोग्राम, पिकोग्राम, इस तरह से रिक्वायर्ड है, मिलीग्राम में भी नहीं। हमेशा हार्मोन का रिक्वायरमेंट बहुत कम अमाउंट होता है और उतना ही अमाउंट मोर देन सफिशियंट है, सफिशियंट है। तो हमेशा ये कम अमाउंट में पैदा होता है या ज़्यादा अमाउंट में? अब यहाँ पे क्लासिकल डेफिनेशन से इसको कंपेयर करो तो क्लासिकल डेफिनेशन में क्या कहता है? इंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे लिखा है कहीं इंडोक्राइन ग्लैंड? नहीं लिखा है। भाई इसमें कोई चक्कर ही नहीं है, चक्कर ही है कि ये इंडोक्राइन से पैदा हो रहा है या नॉन इंडोक्राइन से पैदा हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे लिख रहा है रिलीज इनटू ब्लड, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है। भाई ये जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी रिलीज होगा, उससे कोई मतलब नहीं, ऐसा इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी वाली बात ही नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की कोई बात ही नहीं कहा है। जहाँ पे है वहीं पे काम कर सकता है, लोकली भी काम कर सकता है, अपने सेम ऑर्गेन पे भी काम कर सकता है, दूर भी कर सकता है। ब्लड के लिए ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लिम्फ के लिए हो सकता है। जरूरत नहीं है ट्रांसपोर्ट की, जरूरत नहीं है ट्रांसपोर्ट की, जरूरत नहीं है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की, जरूरत नहीं है ट्रांसपोर्ट की। तो आपको ये बात, और जरूरी है कि डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन पे करे, अपने ऊपर भी कर सकता है, बगल में भी कर सकता है। तो समझ में आया? इसीलिए हम लोगों को ये वाला डेफिनेशन भी ध्यान में रखना है। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, रिलीज इनटू ब्लड, ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड एंड वर्क ऑन डिस्टेंट। ये तो क्लासिकल हो गया। और मॉडर्न में क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट एंड वर्क एज विच मैसेंजर है? इंटरसेलर। एक सेल का मैसेज दूसरे सेल पे। जैसे कि इस केस में इन सेल का, इंटरसेल का मैसेज कहाँ लेके जा रहा है? स्पर्मेटोगोनिया पे, इंटरसेलुलर मैसेंजर। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम किसी को? समझ में आया? तो ये हो गया हार्मोन का। अब देखो एनसीईआरटी में आपके खोला है सर, यहाँ पे एनसीईआरटी देखो, यहाँ पे जो बात है ना, इसको जब हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे तो उसके साथ समझाएंगे। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ इस टॉपिक को समझाएंगे। इसके नीचे क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। तो यही पूरा इंडोक्राइन ग्लैंड है। आप सबको मालूम है कि इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड हैव डक्ट्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड हैव, सॉरी, इंडोक्राइन ग्लैंड हैव नो डक्ट्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड हैव डक्ट्स। इंडोक्राइन ग्लैंड का देखो, जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, ये है इंडोक्राइन ग्लैंड, ये है इंडोक्राइन ग्लैंड, और ये है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सो और इससे क्या होता है? इसमें क्या है? डक्स। इसमें क्या है? डक्स। तो ये बताओ, इन डक्स में इंडोक्राइन ग्लैंड अपना यहाँ पे सेक्रेशन भेजता है और ये सेक्रेशन इसके डक्ट के जरिए बाहर निकलता है। यहाँ पे डक्ट वक्त नहीं है, ये अपना हार्मोन बनाएगा और ये हार्मोन बनने के बाद सीधे कहाँ रिलीज होगा? टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में, लिम्फ में। तो हार्मोन अपना सेक्रेशन कहाँ भेजता है? टिश्यू फ्लूइड में, अपने सराउंडिंग, बिना किसी डक्ट के, बिना किसी डक्ट के। लेकिन एक जो क्राइन ग्लैंड है
जिससे एक्सोक्राइन ग्लैंड का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? एंजाइम। एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो भी प्रोडक्ट है वो सब रिलीज होगा डक्ट में, और डक्ट के जरिए कहाँ जाएगा? ब्लड में, टिश्यू फ्लूइड में, कहाँ जाएगा? मैं आपसे कहूं कि ये है इंडोक्राइन और ये है एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? हार्मोन। प्रोडक्ट ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड इज ऑलवेज, प्रोडक्ट इज ऑलवेज हार्मोन। यहाँ पे प्रोडक्ट इज, बोलो, ऑलवेज, नहीं उधर, प्रोडक्ट इज, बोलो, वेरियस थिंग्स, जैसे कि मिल्क, बाइल जूस, टीयर, वेट, और बताओ, सीबम, एंड सीबम, म्यूकस, एंड दीज प्रोडक्ट में हैव, जरूरी नहीं कि इंजाइम हो, एंड दीज प्रोडक्ट में हैव इंजाइम्स, में हैव इंजाइम। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के प्रोडक्ट में इंजाइम हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो। जैसे बाइल जूस है, बाइल जूस में कौन सा इंजाइम होता है? एक भी इंजाइम नहीं होता है, नो इंजाइम। मिल्क में कौन सा इंजाइम होता है? कोई भी इंजाइम नहीं। समझे? तो ये सब किसके प्रोडक्ट है? टीयर, टीयर में होता है इंजाइम, स्वेट में इंजाइम होता है, सीबम में भी इंजाइम नहीं होता है, ठीक है। और वेरियस एक्सेट्रा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो क्राइन ग्लैंड के। ईयर वैक्स, ईयर वैक्स भी किसका प्रोडक्ट है? जो क्राइन ग्लैंड का। तो आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि प्रोडक्ट इज ऑलवेज हार्मोन, प्रोडक्ट इज वेरियस थिंग्स लाइक मिल्क, बाइल जूस, टीयर, स्वेट, ईयर वैक्स, सीबम, म्यूकस एक्सेट्रा, एंड दिस प्रोडक्ट में हैव एंजाइम। अब हार्मोन रिलीज इनटू टिश्यू फ्लूइड, दूसरा डिफरेंस यू शुड राइट, रिलीज इनटू टिश्यू directly from endocrine gland, directly from endocrine gland, directly from endocrine gland। बेटा बोलो सर क्लास में 1 घंटे बाद कॉल करने की। डायरेक्टली फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब ये कहाँ रिलीज होता है? तो रिलीज इनटू बॉडी कैविटी, ल्यूमेन और आउटसाइड द बॉडी। देखो चेहरे पे, बॉडी पे स्वेट ग्लैंड का सेक्रेशन, कान में ईयर वैक्स, डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर। तो रिलीज इनटू बॉडी कैविटी और आउटसाइड द बॉडी थ्रू, रिलीज इनटू, रिलीज ऑन बॉडी सरफेस और कैनाल या कैविटी, ब्लड में नहीं होता है, कैनाल या कैविटीज एंड थ्रू डक्ट, कैविटीज थ्रू डक्ट्स, किसके थ्रू? डक्ट्स के थ्रू। तो ये बात आपको याद रखना, थ्रू देना बेटा मोबाइल, थ्रू डक्ट। अब हम लोग हार्मोन, इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के ये बेसिक डिफरेंस को समझ रहे हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बेसिक डिफरेंस को लिख के आ रहा है शाहरुख खान, और नीचे में लिख के आ रहा है फिरोज आमिर खान, दो नाम एक साथ। भाई साहब चलो। तो
हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में बस इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब आपको, आप में से चूंकि आप सब आज नए बच्चे हो तो थोड़ा सा मैं, बेटा आप हमारे पिछले साल थे क्या? आप थे क्या पिछले साल थे? अच्छा, चलो 5 एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम बताओ। ऐसा लग रहा है जैसे पिछले साल थी। हाँ बताओ, 5 एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम बताइए। बैठे बैठे बता लीजिए। 5 एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम बता सकते हैं? इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ना कि आपको बेसिक्स कितना आता है। चलिए आप बताइए भाई साहब, 5 एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम। यार बोलो ही सही, पूछो। अपने तो आए तो कल बोल रहे हैं कि अभी 1 घंटे बात करें, जो भी है। ठीक है, बोल बताओ, गिव मी अ नेम ऑफ 5 एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। चलो, और कोई इधर से कोई बताओ। हाँ जी बताओ, हाँ बताओ बताओ, 5 एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम। बड़ा अफसोस की बात है, आई थिंक 10th पास के बाद भी आपको 5 एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम मालूम होने चाहिए। ऐसा ग्लैंड जिसमें डक्स हो। हाँ बोलो, आप बताओगे? बताओगे कोई भी? एनीवन? नहीं आप छोड़ दीजिए, आप तो बता देंगे। आप इधर से कोई और बताए। मेमोरी ग्लैंड और? अरे बेवकूफ़ों की जमात, बाइल जूस किससे पे रहता है? लीवर से। मिल्क किससे पे रहता है? मेमोरी ग्लैंड से। टीयर किससे होता है? लैक्राइमल ग्लैंड से। स्वेट ग्लैंड, ईयर वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जिसको सेरुमिनस ग्लैंड कहते हैं, सिबेसियस ग्लैंड। आप नहीं बोल सकते, ये सब तो एक जो ग्लैंड है, आपके सामने आंसर है। जो जो पैदा करेगा वो जो ग्लैंड है। सीबम किससे पैदा होता है? सिबेसियस ग्लैंड से। स्वेट किससे पैदा होता है? स्वेट ग्लैंड से ना। आपके सामने आंसर है, लेकिन आप नहीं बता पा रहे। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, सम कॉमन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के नाम लिखिए भाई। लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड इज सोर्स ऑफ आंसू, टीयर। सिबेसियस ग्लैंड इज सोर्स ऑफ सीबम। यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड, सोर्स ऑफ सलाइवा। स्वेट ग्लैंड, सेरुमिनस ग्लैंड इज द सोर्स ऑफ ईयर वैक्स, सेरुमिनस ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड इज द सोर्स ऑफ, मेमोरी ग्लैंड इज द सोर्स ऑफ, बोलो, मिल्क। और बोलिए। और बोलिए। लीवर, एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पेंक्रियास, टेस्टिस, ओवरी। ठीक है ना। उसके अलावा और बहुत सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिसका नाम आप सब जानते हो, लेकिन बोल नहीं रहे हो, पता नहीं किस बात से शर्मा रहे हो। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, म्यूकस सेक्रेट करता है। यह काउपर्स ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड, नहीं जानते हो? सब जानते हो। प्रोस्टेट ग्लैंड, लो, ये सब कौन सा है? सब डक्ट वाले ग्लैंड है। और कौन सा? सेमाइनल वेसिकल, गॉबलेट सेल, एक्सेट्रा। इतना सारा जो क्राइन ग्लैंड है, और इनमें से मैक्सिमम आप जानते हो। आई थिंक लेगाइमल ग्लैंड आप जानते हो, सिबेसियस जानते हो, स्लाइवी जानते हो, स्वेट जानते हो, शायद सेरुमिनस नहीं जानते होगे। बल्बोइरेथ्रल जानते हो, बार्थोलिन जानते हो, प्रोस्टेट जानते हो, सेमाइनल जानते हो, गॉबलेट सेल जानते हो, मेमोरी ग्लैंड जानते हो, लीवर जानते हो, एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पेंक्रियास, टेस्टिस। तो इन सब का सेक्रेशन डक्ट के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? डक्ट के थ्रू होगा। तो इस बात को याद रखना पड़ेगा, इस बात को याद रखना।
अब आप मुझे, हम लोग जो है ना, देखो हार्मोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इंडोक्राइन ग्लैंड या हार्मोन, हार्मोन मेनली हार्मोन के बारे में। तो हार्मोन जो है ना मैसेंजर है, न्यूरोट्रांसमीटर भी क्या है? मैसेंजर है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे मैसेज कौन लेके जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर। हार्मोन भी क्या है? मैसेंजर है। न्यूरॉन्स इटसेल्फ इज अ मैसेंजर। अब देखो जैसे कि यहाँ पे ये हो गया ना, जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ, ये एक न्यूरॉन्स है, ये एक न्यूरॉन्स है, और यहाँ से मैसेज इस न्यूरॉन पे और यहाँ से यही मैसेज दूसरे न्यूरॉन पे जाएगा। तो इस न्यूरॉन, अब मान लो मैंने यहाँ पे इसको टच किया, तो यहाँ से ये टच स्टिमुलाई को, ये एक टच स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करने का इसको रिसीव किया, फिर इसको ट्रांसमिट किया, और फिर यहाँ से इस पे ट्रांसमिट किया। तो यहाँ पे मैसेज कैसे ट्रांसमिट हो रहा है न्यूरॉन पे? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और यहाँ से यहाँ थ्रू केमिकल। कौन सा केमिकल? न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा केमिकल? न्यूरोट्रांसमीटर। लेकिन मान लो ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड है और इसका टारगेट स्ट्रक्चर है ये, और ये अपना मैसेज इस पे भेजेगा। तो कैसे भेजेगा? या तो ब्लड के जरिए या लिम्फ के जरिए, अगर पास में है तो टिश्यू फ्लूइड के जरिए, या सेम सेल में भी हो सकता है। इसमें ये सेल हार्मोन पैदा कर रहा होगा और इस पे ये जाके वर्क कर रहा होगा। तो यहाँ पे कैसे? तो यहाँ पे भी एक सेल से दूसरे सेल के बीच में फ्लूइड होगा ना, तो इस फ्लूइड के जरिए, इंटरसेलुलर फ्लूइड के जरिए, या हो सकता है पहले ये ब्लड में जाए और ब्लड से फिर ये होते हुए देन इसमें आए। तो आप कह सकते हो कि ट्रांसमिशन, मैसेज ट्रांसमिशन बाई, मैसेज ट्रांसमिशन बॉडी में इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, तो जानते होगे ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर, थ्रू हार्मोन, थ्रू हार्मोन। इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर से मैसेज का ट्रांसमिशन नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन इज नॉट रूल। इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर थ्रू हार्मोन। कोई दिक्कत? अब आ जाओ, तो भाई हार्मोन जो है ना, हार्मोन के लिए हमेशा क्या चाहिए? एक टारगेट स्ट्रक्चर, एक टारगेट स्ट्रक्चर। हार्मोन ऑलवेज, भाई जाहिर सी बात है, मैं मैसेज लेके आया इस क्लास में, अब सारे बच्चों के लिए मैं मैसेज नहीं लेके आया, किसके लिए सिर्फ लेके आया? तो इस बाल वाले बच्चे के लिए, ठीक है। आया और वो मैसेज मैं इस क्लास में अनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन उस अनाउंसमेंट को सिर्फ रिसीव कौन कर रहा है? दिस वन। जैसे आपका नाम क्या है? फौजान। तो मैंने कहा कि है भाई इसमें फौजान कौन है, तो सब सुन रहे हैं, सब डिटेक्ट कर रहे हैं, सब रिसीव कर रहे हैं, कान है तो रिसीव कर रहे हैं, लेकिन क्या सब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? रिस्पॉन्ड सिर्फ ये कर रहा है। तो मेरा टारगेट ऑर्गन कौन सा है? फौजान। तो वैसे ही हार्मोन पूरे ब्लड में हर जगह जा रहा है, हर सेल पे जा रहा है। हो सकता है हर सेल रिसीव ना करे, क्योंकि रिसीव करने के लिए उसके पास, आप सबके पास तो कान है, अगर मान लो सिर्फ इसी के पास कान होता, मान लो ऐसा, मैं एक कंडीशन बोल रहा हूँ हाइपोथेटिकल, आप सब में से किसी के पास कान नहीं होता और मैं आगे बोलता है इसमें फौजान कौन है, तो डिटेक्ट और रिसीव कौन करता है? सिर्फ फौजान ही नहीं करता, और रिस्पॉन्ड भी कौन करता है? फौजान। तो वैसे ही हार्मोन प्रोड्यूस हुआ पूरे ब्लड में हर जगह फैल रहा है, लेकिन वर्क कर रहा है कहाँ? अपने टारगेट ऑर्गन पे, और टारगेट ऑर्गन में भी टारगेट सेल पे। जैसे कि टेस्टिस में किससे? इंटरस्टिशियल सेल से पैदा हुआ और स्पर्मेटोगोनिया पे जाके वर्क कर रहा है। पूरे टेस्टिस के भी बहुत सारे सेल हैं, तब पे वो वर्क नहीं कर रहा है। वर्क किस पे कर रहा है? सिर्फ
स्पर्मेटोगोनिया पे। तो हार्मोन ऑलवेज वर्क ऑन टारगेट ऑर्गन, और टारगेट ऑर्गन में टारगेट सेल पे है, टारगेट ऑर्गन में टारगेट सेल पे। तो लिखेंगे हॉर्मोन्स ऑलवेज वर्क ऑन ये है टारगेट ऑर्गन। और इस टारगेट ऑर्गन में ये है टारगेट सेल। कौन सा सेल? टारगेट। और इस टारगेट सेल पे भी एक स्ट्रक्चर ऐसा है, एक स्ट्रक्चर ऐसा है, एक स्ट्रक्चर ऐसा है, एक स्ट्रक्चर ऐसा है। अब बताओ इनमें से किस पे हार्मोन वर्क करेगा? इस पे करेगा, इस पे करेगा, इस पे करेगा, इस पे करेगा। ये सब क्या कहलाता है? रिसेप्टर्स और हार्मोन। तो इस पे हार्मोन ए काम करेगा, इस पे बी करेगा, इस पे सी करेगा, इस पूरे दोनों पे क्या करेगा? सी। और इस पे कौन करेगा? डी। तो एक ही हार्मोन सब पे काम कर रहा है या अलग अलग? तो हार्मोन वर्क ऑन स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ स्पेसिफिक सेल ऑफ स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन। ये क्या है? सुनो, ये है टारगेट ऑर्गन। ये क्या है? टारगेट सेल। और इस टारगेट स्पेसिफिक हार्मोन, जैसे कि मान लो इसकी बात करते हैं, स्पेसिफिक हार्मोन। तो स्पेसिफिक हार्मोन जो है ना, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हार्मोन, ऐसे लिखेंगे स्पेसिफिक हार्मोन। आपको ये लिखना चाहिए, ऑलवेज वर्क ऑन स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ स्पेसिफिक और टारगेट रिसेप्टर ऑफ, सारे चीज रिसेप्टर पे नहीं, टारगेट रिसेप्टर ऑफ टारगेट सेल ऑफ टारगेट सेल ऑफ टारगेट ऑर्गन। इन्हीं की सब पे, सेल पे भी सारे रिसेप्टर पे नहीं। तो एक सेल के पास कई सारे रिसेप्टर हैं अलग अलग हार्मोन के लिए, तो किसी एक रिसेप्टर पे ही काम करेगा। स्पेसिफिक हार्मोन ऑलवेज वर्क ऑन स्पेसिफिक और टारगेट रिसेप्टर ऑफ टारगेट सेल ऑफ टारगेट ऑर्गन। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? एनीवन? किसी को? तो हमेशा वर्क करता है स्पेसिफिक रिसेप्टर पे, स्पेसिफिक सेल के, स्पेसिफिक ऑर्गन। तो आप लोग कहते हैं पढ़ते होंगे कि हार्मोन का टारगेट ऑर्गन कौन सा है, ठीक है, लेकिन उसका टारगेट ऑर्गन के हर सेल पे नहीं, किसी एक सेल पे, और किसी उस सेल के सारे रिसेप्टर पे नहीं, किसी एक पर्टिकुलर रिसेप्टर। तो हार्मोन्स आर, अगर ऑप्शन नीच में रहे, हार्मोन्स आर रिसेप्टर स्पेसिफिक, सेल स्पेसिफिक, टारगेट स्पेसिफिक। तो इन तीनों में सबसे सही कौन है भाई? नहीं, हार्मोन्स आर रिसेप्टर स्पेसिफिक, हार्मोन आर सेल स्पेसिफिक, हार्मोन आर टारगेट ऑर्गन स्पेसिफिक, रिसेप्टर स्पेसिफिक। इन तीनों में सबसे मतलब कह सकते हैं मोस्ट करेक्ट क्या है? तो रिसेप्टर स्पेसिफिक। अगर रिसेप्टर नहीं है तो फिर कहेंगे सेल स्पेसिफिक, और अगर सेल नहीं है तो टारगेट ऑर्गन स्पेसिफिक। कोई दिक्कत? तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि हार्मोन्स आर रिसेप्टर स्पेसिफिक, आर रिसेप्टर स्पेसिफिक and every hormone have hormone work on एन यूनिक होगा या अयूनिक, जो भी हो, एन यूनिक रिसेप्टर, उस पर कोई और दूसरा हार्मोन नहीं काम करेगा। जैसे मान लो ये हमारा एक सेल है और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ हो सकता है? तो सेल मेम्ब्रेन पे, साइटोप्लाज्म में, या न्यूक्लियोप्लाज्म। कहाँ कहाँ रिसेप्टर हो सकता है? तो सेल मेम्ब्रेन पे, साइटोप्लाज्म में, और न्यूक्लियोप्लाज्म।
और हार्मोन वर्क कर सकता है सेल मेम्ब्रेन पे, साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियोप्लाज्म। हार्मोन वर्क ऑन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस तरह से लेकिन क्या एक ही हार्मोन यहाँ भी वर्क करेगा? नहीं, कोई एक मान लो इस पे वर्क करता है एड्रीनालिन, तो एड्रीनालिन के अलावा कोई और दुनिया का हार्मोन इस पे वर्क नहीं कर सकता है। तो ये रिसेप्टर रिजर्व है किसी एक स्पेसिफिक हार्मोन के लिए या सारे स्पेसिफिक हार्मोन के लिए? सारे नहीं, इस पे कोई एक ही हार्मोन, जैसे कि इस पे मान लो इंसुलिन वर्क करता है तो इंसुलिन के अलावा दुनिया का कोई हार्मोन, इस पे मान लो एस्ट्रोजन वर्क करता है तो एस्ट्रोजन ही वर्क करेगा, इस पे मान लो T3 वर्क करता है तो T3 ही या T4 ही वर्क करता है, दूसरा कोई नहीं करता। हार्मोन्स आर, तो हर हार्मोन के लिए सेल्स में अलग अलग रिसेप्टर्स हैं, सेम रिसेप्टर पे दो हार्मोन नहीं काम कर सकता। हार्मोन्स आर रिसेप्टर स्पेसिफिक एंड एवरी हार्मोन वर्क ऑन एन यूनिक रिसेप्टर। तो हर एक हार्मोन के लिए अलग तरह का रिसेप्टर है, और हार्मोन का रिसेप्टर जो होता है ना, ऑलवेज मेड बाय प्रोटीन गिवन इन बायोमोलिक्यूल। रिसेप्टर ऑफ हार्मोन ऑलवेज मेड बाय प्रोटीन। और हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ हो सकता है? तो सेल मेम्ब्रेन पे, साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो रिसेप्टर फॉर हार्मोन, रिसेप्टर्स फॉर हार्मोन प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन पे किस हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स होता है? कौन से हार्मोन के लिए सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होता है? बताओ भाई, किस हार्मोन के लिए रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे होता है? हुँ? जो भी हार्मोन केमिकली पेप्टाइड या प्रोटीनियस होगा उसके लिए, जो भी हार्मोन पेप्टाइड या प्रोटीनियस होगा उसके लिए। दूसरा कैटेकोलेमिन्स के लिए, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। दो, जितना भी हार्मोन केमिकली तो लिखेंगे रिसेप्टर फाउंड ऑन सेल मेम्ब्रेन फॉर, receptors found on cell membrane for इस पे बोलो, फॉर पेप्टाइड या प्रोटीनियस हार्मोन, जो भी हार्मोन पेप्टाइड या प्रोटीनियस है, और जो भी हार्मोन कैटेकोलेमिन्स है। कैटेकोलेमिन्स में हम लोग को सिर्फ दो हार्मोन पढ़ना है, कौन सा? एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। रिसेप्टर फॉर, रिसेप्टर इन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो किसके लिए? तो सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स प्लस दूसरा किसके लिए? T3 T4। कौन से? थायराइड हार्मोन। यू शुड से T3 T4। डॉन से किसके लिए? थायराइड हार्मोन का मतलब क्या होता है? T3 T4 एंड थायरोकैल्सिटोनिन। और थायरोकैल्सिटोनिन क्या है? पेप्टाइड या प्रोटीनियस है। तो उसका रिसेप्टर कहाँ पे होगा? सेल मेम्ब्रेन। और T3 T4 का कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियोप्लाज्म में। सारे स्टेरॉयड हार्मोन का कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, अब आ जाओ, एक मुझे अभी एक
ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक चीज़ याद आया है जो मुझे लगता है कि शायद मैं आज के बाद कभी बताऊँ, क्योंकि अभी बिल्कुल आज से पहले कभी ये बात स्ट्राइक नहीं किया था मेरे दिमाग में, फर्स्ट टाइम ये स्ट्राइक किया है, और वो भी इसके किस में दिया है, समरी में दिया है, और फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में ये बात स्ट्राइक किया है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग के दिमाग में भी ये स्ट्राइक कर जाए, तो अच्छा क्या पता कल हो ना हो, है कि नहीं। कोई चीज़ें ऐसे होता है ना, एकदम एकाएक अभी बस पढ़ाते पढ़ाते एकाएक स्ट्राइक किया है। यहाँ पे एक लाइन लिखा है, cortisol, estrogen and oxytocin involved in parturition. Cortisol, estrogen and oxytocin involved in parturition. तो यहाँ पे ये तीनों हार्मोन एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है, स्पेशली ऑक्सीटोसिन एंड एस्ट्रोजन, जो कहते हैं हार्मोन इंटरैक्शन। ये तीनों पार्चुरेशन के लिए जरूरी है। कौन कौन सा? कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन। आपको ये शायद मालूम भी होगा कि फॉर पार्चुरेशन और भी हार्मोन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी जरूरी था, आपके बुक में नहीं है। इंटरेक्शन बिटवीन प्रोस्टाग्लैंडिन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन इज इसेंशियल फॉर पार्चुरेशन। तो एक वर्ड है हार्मोन इंटरेक्शन। तो क्या मतलब होता है हार्मोन इंटरेक्शन का? जैसे कि अब स्पेशली इसमें क्वेश्चन जो आता है, एक क्वेश्चन आप नीट में देखे भी होंगे, किया भी होगा PYQ, तो कि जब पार्चुरेशन के टाइम पे फीमेल में कौन सा हार्मोन जारी होता है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन? एस्ट्रोजन। क्यों? देखो, प्रेगनेंसी के दौरान थ्रू आउट प्रेगनेंसी कौन सा हार्मोन बहुत जारी होता है? प्रोजेस्टेरोन। लेकिन जब डिलीवरी होने वाला था तब प्रोजेस्टेरोन का लेवल एक फॉल करता है और एस्ट्रोजन का लेवल एक शूट करता है। मान लो एक फीमेल है, डिलीवरी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उसमें प्रोजेस्टेरोन ऐसे बढ़ता जाएगा, और जब डिलीवरी का टाइम आएगा, किसका? प्रेगनेंसी 9 महीने का है ना, तो 9 महीने में थ्रू आउट द प्रेगनेंसी क्या बढ़ता जाता है? प्रोजेस्टेरोन। और जब जैसे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बनाने की जरूरत नहीं है, समझ लो, डिलीवरी क्या होता है, एक का एक प्रोजेस्टेरोन का लेवल फॉल करता है, और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन का लेवल बहुत थोड़ा सा रहता है, एस्ट्रोजन। लेकिन जैसे डिलीवरी का टाइम आता है, एकाएक ये सूट करता है। तो और ये एस्ट्रोजन अगर सूट नहीं करे ना, तो ऑक्सीटोसिन काम नहीं करेगा। तो प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इज इसेंशियल फॉर वर्किंग ऑफ ऑक्सीटोसिन। एक ये बात तो लिख ही लो, क्योंकि ये बात पता नहीं, प्रेजेंस ऑफ large amount of estrogen essential for working of oxytocin। कैसे? एनीवन? ऑक्सीटोसिन, और इट इज बिकॉज ऑफ हार्मोन इंटरेक्शन। अब मैं थोड़ा 1 मिनट में समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी फिर बात को, ये मेरे पहली बार दिमाग में ये कहा एक कौन सा है हार्मोन इंटरेक्शन। देखो, ये जैसे कि मान लो ये मायोमेट्रियल सेल है। कौन सा? मायोमेट्रियल सेल तो समझ रहे हो ना, ये स्मूथ मसल सेल ऑफ यूट्रस। ये कौन सा सेल है? मायोमेट्रियल सेल। और इस मायोमेट्रियल सेल पे ये है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर? ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, जो कि काफी उदास है, जो कि काफी उदास है। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर क्यों उदास है? क्योंकि इसको ऑक्सीटोसिन नहीं मिल रहा है। और जैसे यहाँ पे आया ऑक्सीटोसिन, ये खुश हो जाएगा। ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीटोसिन। लेकिन क्या वाकई में ये खुश होगा? नहीं खुश होगा। क्यों? क्योंकि इसको खुशी चाहिए,
तो यहाँ पे एक रिसेप्टर है और ये रिसेप्टर है एस्ट्रोजन के लिए। इसके लिए रिसेप्टर है, और जब एस्ट्रोजन इसको मिलेगा, क्या मिलेगा? एस्ट्रोजन। यहाँ पे आके एस्ट्रोजन मिलेगा तो ये इस सेल के अंदर ऐसे केमिकल को पैदा करेगा, इस सेल के अंदर ऐसे केमिकल को पैदा करेगा कि वो केमिकल जाके इस रिसेप्टर को सेंसिटाइज कर देगा। किसके लिए? ऑक्सीटोसिन। जब एस्ट्रोजन खूब सारा पैदा होगा डिलीवरी के टाइम पे, तो वो एस्ट्रोजन जाएगा अपने रिसेप्टर पे वर्क करेगा, और इस रिसेप्टर पे जब वर्क करेगा तो इस सेल से ऐसा केमिकल पैदा होगा जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को सेंसिटाइज कर देगा। फॉर किसके लिए? ऑक्सीटोसिन। तो जब तक एस्ट्रोजन नहीं खूब सारा पैदा होगा, जब तक ये सेल, ये रिसेप्टर जो है ऑक्सीटोसिन के लिए सेंसिटिव होगा या नॉन सेंसिटिव? नॉन सेंसिटिव। और जैसे ये सेंसिटिव होगा, ऑक्सीटोसिन इस पे खटाक से आके वर्क करेगा और ये हो जाएगा खुश। क्या हो जाएगा? ये सेल, ये रिसेप्टर हो जाएगा खुश, और खुशी को अपने एक्सप्रेस करेगा। कैसे? देखो ऐसे, ये अब अपने खुशी को एक्सप्रेस करेगा। अब ये सेंसिटिव हो गया, अब ये सेल रेस्पॉन्ड करेगा। इसी को कहते हैं हार्मोन इंटरेक्शन। तो इसी को कहते हैं हार्मोन। तो एस्ट्रोजन इस पे वर्क कर रहा है और इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन इस पे वर्क कर पा रहा है। अगर एस्ट्रोजन नहीं वर्क करता तो ऑक्सीटोसिन कर पाता वर्क? बोलो। इसीलिए डिलीवरी के टाइम पे किसका पढ़ना बहुत जरूरी है? एस्ट्रोजन का। इसी को कहते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ वन हार्मोन इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ अदर हार्मोन और मेक द रिसेप्टर सेंसिटिव फॉर अदर हार्मोन। दिस इज डिस्क्राइब्ड एज हार्मोन इंटरेक्शन। समझ में आया कोई बात? तो हार्मोन इंटरेक्शन, तो ये बात एक समझ लो, ये बहुत जरूरी चीज है। आपके बुक में भी ये बात है, इनडायरेक्टली है। दूसरी चीज, हार्मोन्स प्रोडक्शन always need, hormones production always need stimulus or produced automatically if produced by endocrine glands which work as biological clock, which work as biological clock। अब ये बात मैं अभी नहीं समझाऊंगा, मैं पहले लिख देता हूं कौन कौन से ग्लैंड या इंडोक्राइन ग्लैंड को हम बायोलॉजिकल क्लॉक के तौर पे जानते हैं। हॉर्मोन्स प्रोडक्शन ऑलवेज नीड स्टिमुलस, या तो स्टिमुलस हो तब क्या होगा, या प्रोड्यूस्ड ऑटोमेटिकली इफ प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच वर्क एज बायोलॉजिकल। तो कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड बायोलॉजिकल क्लॉक के जैसे वर्क करते हैं? कौन कौन से हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड्स वर्क एज बायोलॉजिकल क्लॉक, बोलो। हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस तो घंटा घर है। कौन सा घर है? घंटा घर, मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक। सीधे बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं, पीनियल ग्लैंड तुमने पढ़ा, वर्क एज ए बायोलॉजिकल क्लॉक। और प्लासेंटा वर्क एज बायोलॉजिकल। तो ये तीन ग्लैंड ऑटोमेटिकली बिना किसी स्टिमुलस के एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक स्पेसिफिक लाइफ के कंडीशन में अपने हार्मोन पैदा कर सकते हैं। ठीक है? तो लेकिन ज्यादातर केसेस में हार्मोन नीड्स प्रोडक्शन ऑलवेज नीड स्टिमुलस इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस। कुछ ना कुछ, जैसे कि तुम्हारे खून में कैल्शियम बढ़ जाए तो कौन सा कैल्शियम, मोर कैल्शियम जब
responsible for production of which hormone? More calcium in blood is responsible for production of which hormone? Calcitonin. More glucose in blood is stimulus for production of which hormone? Insulin. कौन सा? Insulin. More water in blood is responsible for production of which hormone? More water in blood या body fluid. More water in your body is a stimulus for production of which hormone? ADH. मोर वाटर होगा तब, लेस वाटर होगा तब, लेस वाटर होगा तब ना। अब मोर वाटर हो तो कौन सा बताओ? अरे आपके बॉडी, तेरे बॉडी में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपके बॉडी में पानी ज्यादा हो, आपके खून में पानी ज्यादा हो, आपके टिश्यू फ्लूइड में पानी ज्यादा हो, तो आपके बॉडी में कौन सा हार्मोन पैदा होगा ताकि आपके बॉडी को पानी को कम कर सके? ANF। कौन सा? ANF वर्क अगेंस्ट एल्डोस्टेरोन, वर्क अगेंस्ट ADH, और ये आपके बॉडी से ज्यादा सुसु कराएगा। ज्यादा पानी पी तो ज्यादा सुसु होता है ना, और ज्यादा सुसु हो रहा है उस वक्त आपका मतलब क्या है? आपके बॉडी में ज्यादा एल्डोस्टेरोन और ADH है या ज्यादा ANF है? ज्यादा ANF। तो हमेशा सर्टेन काइंड ऑफ स्टिमुलस चाहिए या कुछ ऑटोमेटिकली। जैसे तुम जवानी के दहलीज पे कदम रखे, 12 साल से 13 साल की लड़कियों में, लड़कों में 13 से 14 साल के, आप चाहो ना चाहो आपके बॉडी में हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन पैदा शुरू कर देगा? GnRH। उसको कोई स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, तो वर्क एज ए मास्टर बायोलॉजी। जैसे 9 महीने का बच्चा होगा माँ के पेट में, एकाएक प्लासेंटा प्रोजेस्टेरोन को रोक देगा और खूब सारा एस्ट्रोजन पैदा करने लगेगा। जैसे आपको क्या कहते हैं, आप क्या पिनियल ग्लैंड अंधेरा होगा, अपने आप पैदा करने लगेगा क्या? मेलाटोनिन। जैसे उजाला आएगा बंद कर देगा क्या? मेलाटोनिन। ये वर्क एज ए बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्टेन टाइम पे वर्क करता है। अब इसको मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों कहते हैं? तो इसमें बहुत सारे स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक हार्मोन पैदा होते हैं। हाइपोथैलेमस से स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक हार्मोन बहुत सारे केसेस में पैदा होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं मास्टर। कई सारे, जैसे कि एक तो आपने GnRH का पढ़ा, जब आप प्रेग्नेंट हैं, एक लेडीज प्रेग्नेंट है, लड़का तो होगा ही नहीं, जब लेडीज प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथैलेमस से क्या बहुत सारा पैदा होने लगता है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, बिना किसी स्टिमुलस के, एक पार्टिकुलर टाइम पे एक पार्टिकुलर हार्मोन। समझ गए बात को? जैसे आप क्या उम्र 15 साल 14 साल हुआ, एकाएक हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन बंद कर देगा किसका? ग्रोथ हार्मोन का। और किसका प्रोडक्शन? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का। और किसका बढ़ा देगा? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन का। तो वर्क एज ए मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक विदाउट एनी स्टिमुलस। समझ गए बात को? तो ये है आज का, बाकी का नेक्स्ट क्लास।